अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है, कुछ पता आप लोगों को? हाँ, आज हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म देखना है कि एक्चुअली मसल जो है ना वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्ट्रक्चर हमने कल देखा। क्या स्ट्रक्चर हमने कल देख लिया था बच्चों? बताओ ज़रा जल्दी से। स्ट्रक्चर देख लिया था या नहीं? जल्दी से बताओ। चलें जी, तो स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हमने सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को देखना है। उम्मीद है आप लोग जो है ना वो तवज्जो के साथ और पूरे फोकस के साथ कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे। तो बच्चों, आज हम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें। फिर स्ट्रक्चर आप लोगों को 100% क्लियर था, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होनी है। चलें जी, कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको मैंने कहा था आज एक एनिमेशन आपको दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फेलोज। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी सलाम करना याद आया। सर एडवांस ईद मुबारक जी, खैर मुबारक। चलें स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बना के दिखाने जा रहा हूँ। एनिमेशन नहीं दिखाएंगे, फिर आज बेटे दिखाएंगे। यही तो कहा, एनिमेशन ही आपको आज मैंने दिखानी है। याद रखें बच्चों, जो मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये हक्सले बरादरान जो थे ना, हक्सले बरादरान ने ये वाला मॉडल पेश किया था। अगर आप उनके नाम याद करें, हक्सले बरादरान, ठीक है। बताएं ज़रा वो कौन से हक्सले हैं, हक्सले बरादरान कौन से हैं, ज़रा उनके नाम बताएं जल्दी से। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से नाम बताएं, इतने बाकी बच्चे भी आते हैं और उनको फिर ये मैं सारा मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, शाबाश। एच हक्सले और ए एफ हक्सले, ये दो बरादरान थे। इन्होंने फरमाया कि जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, जो मसल्स के अंदर मौजूद फिलामेंट्स हैं वो स्लाइडिंग करते हैं। कल हमने इस तरह के फिलामेंट्स बनाए थे। ये थिक फिलामेंट्स हैं, दोबारा से आपको मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये ए बैंड के अंदर मौजूद होते हैं, ए बैंड के अंदर ये थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। थिन फिलामेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? ये थिन फिलामेंट्स हैं, बारीक वाले, ये थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये बारीक है, ये भी थिन फिलामेंट्स है इस तरफ, ये भी बारीक है, ये थिन फिलामेंट्स हैं, बारीक है। अब ये दरमियान में जो है ना, ये वाला, ये एच जोन है। ये क्या बच्चों? एच जोन है। अब होगा क्या, ये आई बैंड है, ये वाला आई बैंड है, ये बीच में ए बैंड है और ये फिर से क्या है जी, आई बैंड है। इसके दरमियान में जो लाइन है दैट इज एम लाइन। ये देखिए, ये एम लाइन है और इनके दरमियान में जो लाइन है वो जी लाइन है। एक ये जी लाइन है और एक ये जी लाइन है। बच्चों, ये आपका एक सार्कोमेयर है, इधर से लेके इधर तक एक आपका सार्कोमेयर है। इसको हम क्यों सार्कोमेयर कहते हैं ये भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ये फिलामेंट्स की अरेंजमेंट है व्हेन मसल इज रिलैक्स, व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। अब बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है, स्लाइडिंग कैसे होगी? ध्यान से बच्चों आपने देखना है।
स्लाइडिंग कैसे होगी, ये देखें, ये बच्चों मसल है, वैसे तो छोटा सा ही है लेकिन समझाने के लिए मसल है बच्चों। अब इस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, सॉरी रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स है बिल्कुल बिल्कुल, ये रिलैक्स है। अब जब मैं इसको खींचूंगा ना ऐसे, तो ये देखें ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ये देखें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, स्लाइडिंग होगी बच्चों थिन फिलामेंट्स की ओवर थिक फिलामेंट्स, ये देखें थिन फिलामेंट्स की ओवर थिक फिलामेंट्स, ये दोबारा देखें थिन फिलामेंट्स की ओवर थिक फिलामेंट स्लाइडिंग होगी। इस स्लाइडिंग से क्या होगा, जो आई बैंड है वो छोटा हो जाएगा, आई बैंड छोटा हो जाएगा। सबसे पहले स्लाइडिंग होगी किसकी बच्चों, थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे, ये सारे एमसीक्यूज हैं, स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। सबसे पहले इनकी होगी जी स्लाइडिंग। जब इनकी स्लाइडिंग होगी ना बच्चों ऐसे, ए देखें आई बैंड छोटे हो जाएंगे क्योंकि वो फिलामेंट्स इन स्पेसिस के अंदर चले जाएंगे, इतनी सी जो जगह है वो आगे चली जाएगी, मीनी आगे चले जाएंगे। ये वाला फिलामेंट इधर पहुंच जाएगा, ये यहाँ से इधर पहुंच जाएगा। सो जो गैप्स हैं थिन फिलामेंट्स के, ये गैप्स फिल हो जाएंगे। इन गैप्स के फिल होने से क्या होगा, आई बैंड छोटा हो जाएगा। अभी आपको आई बैंड छोटा करके दिखाते हैं, आई बैंड छोटा होगा, चेक करें। जब ये रिलैक्स होगा तो ऐसे है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में कैसा होगा ये चेक करें। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं एरो बना रहा हूँ, ये हमारे थिक फिलामेंट्स हैं, ये सेकंड थिक फिलामेंट है, थर्ड थिक फिलामेंट है, ये भी थिक फिलामेंट है, ये भी थिक फिलामेंट है, ये मैंने ऊपर वाले थिक फिलामेंट बनाए। अब जो थिन फिलामेंट्स थे ना बच्चों, देखो वो यहाँ तक आ चुके हैं। ये एम लाइन थी, ठीक है, एम लाइन, ये देखें, चेक करें क्या फर्क है बच्चों, चेक करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। चेक करो बच्चों क्या फर्क आया, गैप फिल हो गए कि नहीं हो गए, थिन फिलामेंट्स के जो गैप थे वो फिल हो गए कि नहीं हो गए, बताओ जल्दी, गैप फिल हो गए कि नहीं हो गए। ये जी लाइंस जो थी वो करीब आ गई हैं, ठीक है, जी लाइंस करीब आ गई हैं। एक ये जी लाइन आ गई और इसको थोड़ा सीधा कर लें, और एक ये जी लाइन आ गई। देखो बच्चों जी लाइन करीब आ गई। सेकंड थिंग हमने लिखी, आई बैंड छोटा हो गया और जी लाइन क्लोजर, जी लाइन गेट क्लोजर, ठीक है, ये देखें जी लाइन गेट क्लोजर आ गई। अब मैंने आपको कहा था कि सार्कोमेयर कल समझ आएगा आपको क्यों है, चूंकि कॉन्ट्रैक्शन जी टू जी हुई है, इसीलिए इतने से डिस्टेंस को हम सार्कोमेयर कहते हैं, जी टू जी, ठीक है। जो दरमियान में एच जोन था वो गायब हो गया। ये एच जोन क्यों था आपको पता है, एच जोन ये खाली स्पेसिस की वजह से था। अब खाली स्पेसिस तो थिन फिलामेंट्स ने कवर कर ली, सो एच जोन भी गायब हो जाएगा, एच जोन डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर्स, ठीक है। जब खाली जगह फिल हो जाएगी तो एच जोन जो कि ब्राइट था वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। एक बैंड ऐसा है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ बच्चों, वो कौन सा है, कौन सा बैंड है जिसकी लेंथ में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई, व्हाट इज दैट बैंड, कौन सा बैंड है जिसके अंदर बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई, शाबाश, ए बैंड। ए बैंड जहां पे था अभी भी वहीं पे ही है, थिक फिलामेंट्स अपनी जगह से नहीं हिले, थिन फिलामेंट्स उनके ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं। थिक का काम सिर्फ बॉन्ड बनाना और बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड बनाना और बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो ये था बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया बच्चों, चलें जी। ये अब हम लिखेंगे मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड, मसल कॉन्ट्रैक्टेड, इस स्टेज में मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये वाली डायग्राम मसल के रिलैक्सेशन की है। सर आप कमाल का समझा रहे हैं, थैंक यू उस्मान, ठीक है। ये देखें ये था ये रिलैक्स स्टेज में, अब मेरा भाई साहब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, इस स्टेज में आ गया, गैप्स फिल हो गए, एच जोन गायब। अब मैं एच जोन दोबारा लाऊं, एच जोन दोबारा आ गया, जी लाइन दूर चली गई और आई बैंड फिर से लंबा हो गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाले
जो फिलामेंट्स हैं ये स्लाइडिंग करते क्यों हैं, किसके कहने पे करते हैं, ये काम शुरू कैसे होता है, ये काम शुरू कैसे होता है बच्चों। ये काम शुरू बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसको आप लोगों ने समझ लेना है। इनिशिएशन कैसे होगी, इनिशिएशन के लिए आपको मैं एक नेक्स्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूं। इनिशिएशन कैसे होगी, नर्व इंपल्स आके आने से होगी। मसल के कॉन्ट्रैक्शन की इनिशिएशन कैसे होगी बच्चों, याद रखिए सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगी। नर्व इंपल्स कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपका मसल फाइबर है, ठीक है, या मसल बंडल है, तो आपको पता है बच्चों ये इसकी मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा की मेम्ब्रेन के साथ एक न्यूरॉन का एक्सॉन जुड़ा हुआ होता है, न्यूरॉन का एक्सॉन जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको नर्व इंपल्स याद है तो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए ये मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। ये ऊपर से इंपल्स आएगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स आएगी। ये एक जोड़ है न्यूरॉन का मसल के साथ, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन कहते हैं जोड़ को। ये बच्चों ऐसा जोड़ है जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान में है। जिस वक्त बच्चों ये ऊपर से नर्व इंपल्स आती है ना, जिस वक्त ये ऊपर से नर्व इंपल्स आती है तो नर्व इंपल्स मेम्ब्रेन में कॉन्डक्ट होती है। बच्चों क्या सबको पता है नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन सेल मेम्ब्रेन से हो सकती है, यस और नो? नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन सेल मेम्ब्रेन कर सकती है, यस और नो? जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी, शाबाश। नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन सेल मेम्ब्रेन से हो सकती है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है। तो बताओ क्या सेल मेम्ब्रेन नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करती है या नहीं? ये हम लोगों ने पढ़ा था कब? जब हम लोग थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है? बताएं, करती है ना? सो जब ऊपर से नर्व इंपल्स आएगी तो सारा काम आगे फिर किसका होगा, किसका होगा बच्चों? सेल मेम्ब्रेन का होगा, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन का होगा। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की जानिब इनवर्ड फोल्ड होगी और ये एक ट्यूब्यूल बनाएगी। सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट होगी इनटू द डीप। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन है, ये पेनिट्रेट होगी इनटू द डीप। ये सेल मेम्ब्रेन है जो पेनिट्रेट हो गई। आपको पता ना जब भी सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेट होती है तो इस तरह से होती है, देखें ऐसे, थोड़ी और लंबी हुई और पेनिट्रेट हो गई, थोड़ी और लंबी हुई और पेनिट्रेट हो गई, थोड़ी और लंबी हुई और पेनिट्रेट हो गई, ठीक है? ये लंबी होती जा रही है, डीप होती चली जा रही है। सो बच्चों ये सार्कोलीमा है जो डीप चली जाती है। इस ये डीप जाने से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको बच्चों हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल बन गई है, टी ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल सार्कोलीमा के अंदर डीप जाने की वजह से बनी है। अब ये ट्यूब्यूल ट्राइड बनाती है। ट्राइड कैसे बनाती है? इस आपको पता है मेम्ब्रेन के साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी लगे हुए होते हैं। सो बच्चों ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, आप लोगों ने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ना वो लगे हुए होते हैं। इसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। सो ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए हैं। ये भी SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। SR ये भी क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये तीन चीज़ें हैं, SR, टी ट्यूब्यूल, SR। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो तीन चीज़ें देखें कौन सी हैं। एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल के बाद ये एक और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सो स्टूडेंट्स ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? ट्राइड बनाती हैं। और इस तरह के ट्राइड्स वक्तन फ़वक्तन
थोड़े थोड़े जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पे ए और आई का जंक्शन होता है। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ना, ये एज ए होल टी सिस्टम कहलाता है। टी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ट्राइड्स ऑफ द मसल्स, और हर ट्राइड के अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ट्यूब्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन से इनवर्ड डीप गई हुई है, और एक और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलें। अभी बच्चों मैंने इनिशिएशन आपको समझाया ही नहीं है, समझो, फिलहाल दोबारा स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मजीद जो चीजें रह गई थी वो चीजें आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये नहीं बताया क्या हो रहा है। फिलहाल समझे कि सेल मसल के फाइबर के अंदर मेम्ब्रेन अंदर की जाने फोल्ड होती है और वो एक टी ट्यूब्यूल बनाती है जिसके इधर और दूसरी तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब ये क्यों होते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। फिलहाल स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि ये ट्राइड्स मिलकर टी सिस्टम बना देते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साथ। मीन ये वाला जो गैप है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साथ कंटिन्यूअस है। अब यहां से फायदा क्या मिलेगा, इसको फायदा आपने ध्यान से समझना है। ये तो हो गया मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर आपको पता क्या है, इस मसल फाइबर के अंदर आपको मैं बताऊं, इस मसल फाइबर के अंदर आपको नजर आएंगे फिलामेंट्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं। सो उन फिलामेंट्स को मैं अंदर नहीं बना रहा, बाहर बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। सो बच्चों ये एक थिक फिलामेंट है, सपोज ये मैंने अंदर नहीं बल्कि बाहर बनाया, ये थिक फिलामेंट है, ये इसकी टेल है सारी। ठीक है, इस टेल का हेड जो है ना वो हमने बाहर निकालना है। ये बच्चों इसका हेड है, ये इसका जो है ना हेड है, ये इसका हेड है। और इसके ऊपर एक मैं थिन फिलामेंट्स बना देता हूं, यानी एक थिक फिलामेंट ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर वाला थिन फिलामेंट जो इस तरफ है वो बना रहा हूं। ये आपको पता है कैसा होता है, पहले ये ऐसा है, ठीक है, यानी ये जो पर्ल्स वाली चेन्स होती हैं ऐसी ही थी ना, पर्ल्स वाली चेन, दूसरी पर्ल वाली चेन, दो पर्ल्स वाली चेन हो गई। ठीक है, और दो सादा चेन्स आपको बना दें, ये दो सादा चेन हो गई, दो सादा चेन्स हो गई। ठीक है, दो सादा चेन हो गई। और उसके बाद कुछ कुछ फासले पे ट्रोपोनिन, छोटे छोटे वो तीन कॉम्प्लेक्सेस वाली चेन्स भी लगी हुई हैं, चेक करें। ठीक है, ये ट्रोपोनिन है बच्चों। अब ये होगा क्या, ये इसके अंदर मौजूद है। स्ट्रक्चर ये वाला कल मैंने आपको बता दिया था। अब आप लोगों ने ध्यान से समझना है चक्कर क्या चलेगा, व्हाट विल बी द चक्कर। चक्कर क्या होगा, जब ऊपर से नर्व इंपल्स आएगी, आपको पता है नर्व इंपल्स ऑर्डर की शक्ल में आती है। जब ऑर्डर जाएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो इंपल्स यहां न्यूरॉन से सेल मेम्ब्रेन को मिलेगी। ये आसान आपको मैं जो है वो बता रहा हूं। ठीक है, ये देखें बेटे, कोई कमेंट ना करें, थोड़ी देर जो है ना वो रुक जाए। मेम्ब्रेन आई है, न्यूरॉन से इंपल्स आई है, वो भी मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होती है न्यूरॉन की। और ये मैसेज जब इस मसल की मेम्ब्रेन को मिला है तो मसल ने ये मैसेज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में कंडक्ट कर दिया। यानी ये मैसेज, ये बिजली, ये वोल्टेज, बेसिकली नर्व इंपल्स एक वोल्टेज है, करंट है। जब टी ट्यूब्यूल को ये वोल्टेज मिलता है तो इससे ये इंपल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। इनकी मेम्ब्रेन में कैल्शियम गेट्स लगे हुए हैं। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम गेट्स। कैरियर प्रोटीन्स आपने पढ़ी हुई, कैल्शियम चैनल्स प्रोटीन्स। तो वो जो चैनल्स है ना, जो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाए थे, ये चैनल्स खुल जाएंगे और इन चैनल्स के जरिए कैल्शियम आयंस जो कि सार्कोप्लाज्मिक में स्टोर हुए थे, ये फंक्शन भी मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, कैल्शियम आयन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों ये कैल्शियम आयन है जो कि साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है, ये वाली प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। ये कैल्शियम आयन जिस वक्त ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच होंगे तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा।
जैसे ही ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा वो ट्रोपोमायोसिन को भी हटा देगा। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा, एक्टिन जो कि इस मायोसिन के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है वो एक्सपोज हो जाएगी, और जैसे ही वो एक्सपोज होगी ये इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूं। बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि ये जो थिक फिलामेंट है ना, ये थिन के साथ बाइंड होके इसको खींचे इस तरफ। कैसे खींचे, ये देखें, मैं यहाँ पे, ये देखें, ये बाजू है, समझे, ये थिक फिलामेंट का हेड है, ये ऐसे थिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड होके इसको ऐसे खींचेगा और फिर दोबारा रिलैक्स हो जाएगा। ये खींचेगा, खींचने के लिए बाइंड होना जरूरी है। जैसे ही बाइंड होना जरूरी है, बाइंड होने के बाद, बाइंड होने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जिसके साथ बाइंड होना है, ये देखें, ये जो इसका हेड है ना, ये बच्चों क्रॉस ब्रिज बनाना चाहता है। अब आपको और आसान करके समझाता हूं। क्रॉस ब्रिज बनाना चाहता है एक्टिन के साथ। एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है वो कवर है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट जिसके साथ हेड ने अटैच होना है वो कवर्ड है। वो कवर्ड किससे है बेटे? ट्रोपोमायोसिन से। कवर्ड विद ट्रोपोमायोसिन, एक्सपोज नहीं है। एक्सपोज नहीं का मतलब क्या है? ये देखें, ये इस पेन की निब है, मार्कर की निब है। मार्कर की निब को जब आप इस तरह कवर कर देंगे तो आप मार्कर की निब को वाइट बोर्ड पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल यही केस एक्टिन की बाइंडिंग साइट का है। अगर आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर याद है तो बाइंडिंग साइट क्लियर होगी। बाइंडिंग साइट बच्चों कवर हुई हुई है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन ने पर्दा लगाया हुआ है। अब ट्रोपोमायोसिन हटेगी तो बाइंडिंग साइट खुलेगी और ये क्रॉस ब्रिज बन पाएगा। सो क्रॉस ब्रिज बनने के लिए पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि जो बाइंडिंग साइट है, किस चीज की? एक्टिन की। एक्टिन की बाइंडिंग साइट जो कि मायोसिन के साथ बाइंड होने चाहती है वो कवर्ड है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन हटेगी तो ये क्रॉस ब्रिज बनेगा। ये बात आप लोग कमेंट करें, ठीक है? जल्दी से बच्चों तमाम लोग एक कमेंट करें कि ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, बल्कि एक्सपोज ना लिखें तो बाइंडिंग साइट मायोसिन के साथ अटैच होगी। ये सीख है, ठीक है? चलें जी, ट्रोपोमायोसिन हटेगी तो बाइंडिंग साइट एक्टिन की मायोसिन के साथ अटैच होगी। जल्दी से रमीज, आज आप फिर नहीं बाज आ रहे। इट्स योर लास्ट वार्निंग फॉर टुडे। अभी आपको मजा देते हैं कि किसका वेट है, कर दो। हाँ जी, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगी तो बाइंडिंग साइट मायोसिन के साथ अटैच होगी। अब इसको हटाएं कैसे? अब इसको हटाएं कैसे? धक्का मारें? नहीं, धक्का नहीं मार सकते। वो हटेगी तो ये बाइंड होगी, और जब ये बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद ये थिन को खींचेगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब सारा जो चक्कर है ना बच्चों वो हटाने के साथ है। इसको हटाना है, इसको हटाना है। ये खींचेगी, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ अटैच होगा, इधर से आगे खींचेगी, फिर यहाँ अटैच होगा, फिर आगे खींचेगी। ठीक है, इसको मैं छोटा सा करके यहाँ समझाऊं। ये अगर थिक फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है, ये इसका हेड है। जब हेड इसके साथ बच्चों अटैच हो जाएगा, अटैच हो गया, ये खींचेगा। खींचेगा कैसे? ऐसे। ठीक है, ये आगे चला गया, खींचा है ना, देखें ये आगे चला गया। फिर ये बॉन्ड टूटेगा और फिर अब ये यहाँ पे अटैच होगा। मजीद दोबारा से सेकंड राउंड दोबारा खींचेगा और आगे ले जाएगा। सो इस तरह ये बार बार इसके साथ अटैच होके इसको आगे खींचेगा। बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्रॉस ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रॉस ब्रिज तब बनेगा जब ये हटेगी। इसको हटाने के लिए क्या होगा? कैल्शियम आयन आएगा। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगी। ट्रोपोनिन हटेगी, वो अपने साथ ट्रोपोमायोसिन को भी हटा देगी। जब ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये इसको थोड़ा सा आगे खींच देगा। ठीक है, जब ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा
फिर एटीपी चाहिए होगा इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। ये टूटेगा और थोड़ा सा आगे दोबारा क्रॉस ब्रिज बनेगा, थोड़ा आगे से दोबारा खींचा जाएगा और फिर एटीपी से ये क्रॉस ब्रिज तोड़ा जाएगा, फिर थोड़ा आगे से बना जाएगा। ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोग खींचते हैं ना, रस्सी खींचते हैं, ऐसे रस्सी खींच रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे से फिर खींचते हैं, ये छोड़ देते हैं, फिर आगे से खींचते हैं, ये छोड़ के फिर आगे से खींचते हैं, फिर छोड़ के आगे से खींचते हैं। इसका मतलब क्रॉस ब्रिज को बनाना तोड़ना रिपीटेडली चलता रहेगा। सो बनाने के लिए तो बाइंडिंग साइड का एक्सपोज होना ज़रूरी है और तोड़ने के लिए एटीपी का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात भी क्लियर करके कमेंट में लिख दें कि क्रॉस ब्रिज बनने के लिए बाइंडिंग साइड का एक्सपोज होना ज़रूरी है और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए एटीपी का होना ज़रूरी है। ठीक है, और जब मसल फाइबर रिलैक्स होगा तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, सो एटीपी हाइड्रोलिसिस के जरिए आपको पता है एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी फिर इसके बॉन्ड को क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एटीपी देगा। ठीक है बच्चों, ये कमेंट करें वरना आप लोग भूल जाएंगे। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन की बाइंडिंग साइड का एक्सपोज होना ज़रूरी है। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी का होना ज़रूरी है ताकि एनर्जी चाहिए। अभी तक नहीं बच्चों का आया मैसेज। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए बाइंडिंग साइड का एक्सपोज होना ज़रूरी है। एक्सपोज मतलब नज़र आए, गायब ना हो। ट्रोपोमायोसिन ने उसके ऊपर कवर किया हुआ, वो कवर हटना ज़रूरी है और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए एटीपी का होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोटीन का तो बेटे मैंने नाम ही नहीं लिया, एटीपी का है बेटे। तोड़ेंगे बेटे, तोड़ना क्यों ज़रूरी है? अगर मेरे पास रस्सी हो तो मैं आपको समझाऊं। जी बिल्कुल मिल गई। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि तोड़ना क्यों ज़रूरी है। बच्चों ये रस्सी है, ये मेरे पास एक रस्सी है, चेक करें, ये एक तार है, समझें, ये रस्सी है। तोड़ना क्यों ज़रूरी है? मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ ना, फिर थोड़ा आगे से खींचता हूँ, ये हाथ छोड़ना पड़ेगा ना ताकि थोड़ा और आगे से खींचूँ। फिर ये छोड़ दिया, तोड़ दिया ना बॉन्ड, फिर बॉन्ड बना लिया, खींचा आगे से, और ये खींचते 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 मैंने पूरा वाइट बोर्ड उठा लिया। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। यानी क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज का एक साइकिल बनना तोड़ना, ये एक साइकिल है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये क्रॉस ब्रिज इस जगह बनेगा, थोड़ा और आगे खींचेगा, फिर ये क्रॉस ब्रिज इस जगह बनेगा, थोड़ा और खींचेगा। सो इधर से उठकर क्रॉस ब्रिज ने इधर आके बनना है, तो वहाँ से तोड़ना ज़रूरी है ना, तो उस तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आपकी बॉडी में एनएफ एटीपी नहीं होंगे, और जब बंदा मर जाता है तो एटीपी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उसके मसल्स एक जगह पे अकड़ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, उसका क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं हो पाता। ब्रेक नहीं होगा तो अगला साइकिल स्टार्ट कैसे होगा? ठीक है, यहां से टूटकर अगली जगह पे ये बन ही नहीं पाएगा क्योंकि एटीपी नहीं है। ठीक है जी बच्चों, जब बंदा मर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? एटीपी नहीं होते। सो जहां पे क्रॉस ब्रिज बना वहीं बना बनाया रह जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में वो इधर से टूटे यहां बने, यहां से टूटे यहां बने, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। सो जितनी ज़्यादा हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे उतनी मर्तबा ये क्रॉस ब्रिज टूट कर दोबारा बनेगा। इतनी जल्दी से ये काम हो रहा है। अगर हम थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये सिर्फ हो सकता है एक मर्तबा ही टूटकर आगे जाए और थोड़ा सा आगे इसको स्लाइडिंग करवाए। अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये काफ़ी आगे तक जाके इसको बार बार इसका साइकिल चलेगा। सो जितनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतने क्रॉस ब्रिज के साइकिल ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, और ये ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है बच्चों। ऑल और नन रिस्पॉन्स यहाँ लिख देते हैं, ऑल और नन, यानी जब ऊपर से मसल की तरफ इम्पल्स आती है ना, इम्पल्स आपको पता है मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट होती है। सो आसपास की सारी मेम्ब्रेन्स, पूरे मसल की मेम्ब्रेन्स में ये नर्व इम्पल्स जाएगी और पूरा मसल इकट्ठा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, अब आपकी एनिमेशन तैयार है। ऑल और नन का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
तो ऊपर से नर्व इम्पल्स आई, नर्व इम्पल्स अंदर गई, कैल्शियम आयन इन गेट से रिलीज हुए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस कब रिलीज करते हैं? जब इम्पल्स आती है। इनके पास कैल्शियम के कहां से आए बच्चों? मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते वक्त समझाया था कि ये स्टोर कर लेते हैं कैल्शियम को। सो वक्त आने पे ये कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस रिलीज करते हैं। कैल्शियम आयन जब रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में तो वो कहां जाते हैं? सीधा ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करते हैं। ट्रोपोनिन जो है ना वो अपनी जगह से हटती है, ट्रोपोमायोसिन को हटाती है, जिससे एक्टिन की बाइंडिंग साइट नजर आना शुरू हो जाती है और एक्सपोज हो जाती है। वहां से क्रॉस ब्रिज बनता है, साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साइकिल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्लाइडिंग होती है थिन फिलामेंट्स की। यानी इसके बाद अब ये वाली पिक्चर देखें, ये स्लाइडिंग होगी और इस स्टेज में आ जाएंगे, इस स्टेज में आ जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया। और इस स्टेज में आने के लिए इनको 1 से 2, 3 से 4 मरतबा जो है ना वो स्लाइडिंग करवानी पड़ेगी। कैसे? क्रॉस ब्रिज इधर से टूटेगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा एटीपी के जरिए और फिर वो नेक्स्ट साइकिल में क्रॉस ब्रिज जो है ना वो एंटर हो जाएगा और सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से नर्व इम्पल्स पूरी मसल्स की मेम्ब्रेन्स में ट्रांसमिट होगी। इसके साथ अगले मसल की मेम्ब्रेन है, उसके साथ अगले मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, इसके साथ अगले मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। सो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो वो नर्व इम्पल्स को टोटली कॉन्डक्ट करती रहती हैं। ठीक है, लें जी। अब क्वेश्चंस क्या जी? अराइवल ऑफ इम्पल्स, यस, जब इम्पल्स आएगी उसी वक्त आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, और इम्पल्स कब जाएगी? जब आप सोचेंगे कि मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। ले स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं एनिमेशन। ये लगा स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? हाँ जी, वीडियो नजर आ रही है? सबको शो हो रही है वीडियो? जी बिल्कुल बेटे, वीडियो नजर आ रही है। एक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, नजर आ रही है? ले स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाने जा रहे हैं बच्चों। ये इसके मसल्स हैं, ये इसके बाजुओं के अंदर हाथ में मौजूद मसल्स हैं। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं जो वेजल्स के होते हैं, और ये बच्चों जो है ना ये कार्डियक मसल्स हैं। सबकी कॉन्ट्रैक्शन का मेथड सेम ही है, लेकिन कुछ हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बच्चों आपस में बातें बिल्कुल ना करो, ध्यान से ये देखो। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। ये स्केलेटल मसल है, इसमें से एक बंडल बाहर आ रहा है, बंडल। ठीक है, ये बंडल में से एक मसल फाइबर बाहर निकला, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये देखें, ये पूरा मसल है, इस मसल में से ये बंडल बाहर निकला, इस बंडल में से एक मसल फाइबर बाहर निकला। देखें, ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं। ये एक मसल सेल है जिसको मसल फाइबर कहते हैं। ये देखें, ये है बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन का एक्सोन है। अगर आप इसको पहचानते हैं बच्चों, पहचानते हैं या नहीं? यस और नो? क्या आप इस न्यूरॉन के एक्सोन को पहचानते हैं? यस और नो, जल्दी से बताएं। क्या आप न्यूरॉन के एक्सोन को पहचानते हैं बच्चों? ये वाला जो येलो कलर का शो हो रहा है। गजाला ने मुझे डिसअपॉइंट किया है बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट कमेंट्स करके, और तहसीन ने भी। आप लोग अब मेरी गुड बुक्स में नहीं रहे हैं। हाँ जी, बाकी बच्चे बताएं कि आप लोगों को ये एक्सन नज़र आ रहा है, पहचान रहे हैं बेटे इसको? ठीक है, ये एक्सन है न्यूरॉन का, इसका मसल्स के साथ जो जोड़ है, जो जंक्शन है, उसको हम नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखें, ये क्या आया ऊपर से?
ये नर्व इम्पल्स आ रही है, करंट आ रहा है, ऊपर से चेक करें, ये देखें ये करंट आ रहा है, ये करंट फैल रहा है। अब ये फैलेगा तो देखें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी। ये लें जी, ये एक आपको मायोफिब्रिल नज़र आ रहा है। इस मायोफिब्रिल के ऊपर आपको बैंड्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, वगैरह वगैरह। ये पूरा एक सार्कोमेयर है बच्चों, चेक करें आप लोग, ये पूरा क्या है, एक सार्कोमेयर है। इधर से लेके इधर तक ये पूरा ए बैंड है और ये छोटे छोटे आई बैंड्स हैं। ए बैंड के दरमियान में एक ब्राइटर स्ट्रिप है, ये एच जून है। ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई मायोसिन की प्रोटीन्स होती हैं और ये थिन फिलामेंट है। इसकी भी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये रिलैक्सेशन हुई। ये दोबारा देखें आप लोग, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई, ये मायोसिन की प्रोटीन्स हैं, ये बीच में एम लाइन है, ये एक्टिन की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जी लाइन आपको पता है ये आई बैंड के दरमियान में है, जो मैंने आपको बता दिया है। चेक करें, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मैंने आपको कहा था ना कि ये खाली स्पेस जो एच जून का होता है ये वहाँ पर आ जाती हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ गया, ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन। चेक करें होता क्या है, ये दो हेड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक मायोसिन के मॉलिक्यूल के दो हेड्स, ये एक्चुअली इस तरह से दो हेड्स होते हैं। देखें, दो हेड, हर मॉलिक्यूल की दो चेन्स हैं रस्सी की तरह और दो उसके आगे हेड्स हैं, ठीक है। और ये पीली पीली जो डॉट्स हैं ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं। ये पीली पीली जो डॉट्स हैं ये क्या, एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं। जब ये बाइंडिंग साइट्स के साथ एक्सपोज होते हैं, बाइंड करते हैं तो क्रॉस ब्रिज बनता है। चेक करें, ये देखें, ये फिर ये यहाँ पे बाइंड करेंगे थोड़ी से फासले पे और दोबारा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा, क्रॉस ब्रिज दोबारा बनेगा और ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। देखिए जैसे मैं रस्सी, जैसे वो मैं कीबोर्ड की तार पकड़ के खींच रहा था, थोड़े फासले से दोबारा आगे खींच रहा था, फिर दोबारा खींच रहा था। तो इस तरह ये देखें बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। जैसे जैसे ये आगे होता जा रहा है, ज़्यादा मायोसिन के हेड्स उसको आगे करते जा रहे हैं। देख रहे हैं, बार बार क्रॉस ब्रिज बन रहा है और टूट रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, बार बार क्रॉस ब्रिज बन भी रहा है और टूट भी रहा है। एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स पीले रंग की जो छोटी छोटी हैं जो हेड्स के साथ अटैच होती हैं, देख रहे हैं ना बच्चों। चलें जी, अब देखते हैं कि ये किस तरह बाइंड होती हैं। ये तो आपको ब्रेक डाउन करने का तरीका बताया है, ठीक है। ये बाइंडिंग साइट्स के साथ एक्सपोज हो रहा है। अब मज़ीद एक एटीपी आएगा और इसको भी यहाँ से तुड़वा लेगा। देखें, ये मज़ीद आया एटीपी और ये इसको यहाँ से छुड़वा लेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आएगा और दोबारा से ये काम दोबारा होगा और ये देखें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मज़ीद एटीपी आता जा रहा है। सो एटीपी क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए ज़रूरी है। और तोड़ना क्यों है, ताकि अगला साइकिल शुरू हो, मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अभी तक कॉन्ट्रैक्शन चलती जा रही है, रिलैक्सेशन नहीं हो रही, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। बार बार ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है और टूट रहा है। अभी तक एक्टिन फिलामेंट आगे ही जा रहा है, वापस नहीं आया, अभी रिलैक्सेशन नहीं हुई, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन ही चल रही है। कॉन्ट्रैक्शन में ही ये बार बार बन और टूट रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है। ये देखें, अब आप बताएं मुझे, इस डायग्राम में आपको कोई बाइंडिंग साइट एक्सपोज नज़र आ रही है या कवर्ड है? इस डायग्राम में बताओ एक्टिन साइट, एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन जो फिलामेंट है
उसकी बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हैं या कवर्ड हैं, जल्दी से बताएं। जो अभी आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हैं या कवर्ड हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी जल्दी, एक्सपोज या कवर्ड? कवर्ड है ना, एक्सपोज नहीं है। चले हम इसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करेंगे तो ही ये क्रॉस ब्रिज बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा। चलें जी, एक्सपोज करने के लिए देखते हैं कौन आया। ये देखें ये कौन आ रहा है, कैल्शियम आयन। पता है किसने रिलीज किया है कैल्शियम आयन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया है। और ये कैल्शियम आयन देखें क्या करेगा, ध्यान देखिए, ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड होगा। देखिए ये ट्रोपोनिन, आजो आजो जल्दी आजो, शाबाश। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए, यानी साइटोसोल में, और वहां इन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेंगे। चेक करें, ट्रोपोनिन हिली, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटी, डिस्प्लेस हुई, और साथ ही उसने ट्रोपोमायोसिन की चेन्स को भी डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन की चेन्स जो कि बाइंडिंग साइट को कवर कर रही थी वो डिस्प्लेस हुई, अब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हो गई हैं। अब बताओ एक्सपोज हुई कि नहीं हुई? अब बताओ बच्चों, एक्सपोज हो गई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। हाँ जी बच्चों, एक्सपोज हो गई ना। अब जब ये एक्सपोज हो गई हैं तो फौरन से मायोसिन के जो हेड्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, बाइंड करके, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अभी तक कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। अब देखें ऊपर से क्या आ रहे हैं जी, चेक करें जरा। ये नर्व इम्पल्स आई, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, ये आपको पता है। ये नर्व इम्पल्स मेम्ब्रेन में गई, मेम्ब्रेन से ये कहाँ जाएगी, टी सिस्टम के अंदर। ये देखें टी सिस्टम, टी ट्यूब्यूल से ये कहाँ गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने देखें, ये देखें ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स है पर्पल कलर की, इन्होंने ये कैल्शियम आयंस को कहाँ रिलीज कर दिया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन मौजूद है, ये फिलामेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर प्रोटीन है। तो कैल्शियम आयन वहाँ जाके बाइंड करेंगे और अपनी जगह से हट जाएंगे, और सॉरी ट्रोपोनिन को हटाएंगे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटाएगी, और ये काम फिर इस तरह से ये पूरा मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये देखें पूरा मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये दरमियान से मोटा मोटा हो गया, इसकी बेली मोटी हो गई है, ठीक है, और ये सारे मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ऐसे ही होता है ना मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर जितने भी फिब्रिल्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टेड है, उसके अंदर जितने भी फिलामेंट्स हैं वो सब स्लाइड कर चुके हुए हैं, ठीक है बच्चों। ले स्टूडेंट्स, सारा कुछ क्लियर हो गया आपको, कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, कुछ रह तो नहीं गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, सारा कुछ क्लियर हो गया? पर्पल वाले जो ट्यूब्यूल्स थे ना वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे अंदर, और वो जो मोटे मोटे बॉल से बने हुए थे पर्पल कलर के वो न्यूक्लियस थे। तो दो जगह पर्पल कलर नजर आया, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अप्लाउज फॉर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाइंडिंग के लिए एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, बाइंडिंग के लिए अट्रैक्शन है, बस तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है एटीपी। अब क्वेश्चन ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सो बच्चों एनर्जी जो है ना वो आपको पता है एटीपी से ही आती है, और एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन से आता है, ठीक है। एनर्जी सारे काम के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? आमतौर पर एनर्जी जो है ना वो एटीपी से आती है। एटीपी दो तरीक़ों से बनता है, आप सबको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से भी बनता है, और जब सांस बहुत तेज़ चढ़ा होता है और काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए भी एनर्जी मिलती है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और फिर एनर्जी तो बन चुकी होती है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड को ख़त्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए
फिर क्या किया जाता है कि लैक्टिक एसिड मसल फटीग कॉज कर देता है, और उस मसल फटीग से बंदा ठीक कैसे होता है? जब वो रेस्ट करता है। रेस्ट में ये कैसे ख़त्म होता है? लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, और उस एनर्जी की मदद से बाकी के लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होकर फटीग का बायस बनता है, और फटीग ठीक कब होती है? जब आप रेस्ट करते हैं। रेस्ट में क्या होता है? रेस्ट में 1/5 जो लैक्टिक एसिड है उससे एनर्जी बनती है, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके 4/5 यानी बाकी का जो लैक्टिक एसिड है उसको ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये सबको पता है कि ग्लूकोज से ही लैक्टिक एसिड बना था। ये उस वक्त होना है जब लैक्टिक एसिड होनी है, फर्मेंटेशन होनी है। और एक और भी केमिकल है जो क्रीटाइन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रीटाइन होता है, ये भी सम टाइम आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एटीपी और क्रीटाइन फॉस्फेट। एटीपी दो तरीके से आता है, एरोबिक से आमतौर पर आता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक से उस वक्त आता है जब एरोबिक से ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे फटीग हो जाती है और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जब रेस्ट करते हैं तो उस लैक्टिक एसिड का 1/5 का मतलब है 20%। ये वैसे बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा। 20% एनर्जी बनाता है, और बाकी जो 80% लैक्टिक एसिड होता है उससे वापस ग्लूकोज बना लिया जाता है, और फिर उसको वक्त पड़ने पे इस्तेमाल किया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। सो रेस्ट के बाद आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये काम होता है रेस्ट में, जिससे आप लोग ठीक हो जाते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है वो ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी 1/5 यानी 20% लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके हासिल की जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो केमिकल है एनर्जी देने वाला, वो क्रीटाइन फॉस्फेट है, ठीक है। जब हाई मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए हो तो क्रीटाइन फॉस्फेट जो है ना, ये भी एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस है। ये आज आपको याद हुआ। एटीपी के अलावा दूसरा जो एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस है वो कौन है? क्रीटाइन फॉस्फेट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपको पता क्या होगा? सबसे पहले एक्सरसाइज से आपका जो मसल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। जब उसका साइज़ बढ़ जाएगा तो वो फटीग रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसको थकावट नहीं हुआ करेगी ज़्यादा। और जब वो फटीग रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उसकी पीछे वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सरसाइज करने से और जिम वगैरह करने से मसल फाइबर के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, जहाँ से ब्लड आ रहा होता है, ऑक्सीजन आ रही होती है, वो बढ़ती हैं। उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बढ़ती है। सारा कुछ बुक में बहुत आसानी से लिखा हुआ है। और ज़्यादा मायोग्लोबिन बनता है। और ये याद रखें, मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है, और ये मसल्स में है, इसीलिए हमें गोश्त रेड नजर आता है। मीट रेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। सो जितनी एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे उतनी कैपिलरीज ज्यादा आएंगी, ब्लड ज्यादा आएगा मसल्स तक, और ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। ऑक्सीजन मसल्स को मिलते ही वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को मिल जाएगी, वो स्टोर कर लेगा। और ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा मायोग्लोबिन बनेगा, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर?